कि वो हमारा तकरीबन 100 रुपये लीटर जाता है, 100 रुपीज़ पर लीटर, तो वो 2000 और 500 डिफरेंस आपके सामने आ जाएगा। तो आप वो पर डे पर एनिमल की आप इनकम निकाल सकते हैं कि वो हमें क्या इनकम दे। जब गायें स्टार्ट की थी तो मुझे बड़ा ये चैलेंज फेस सुनना पड़ा था, या फेस करना पड़ा कि जी आप इधर गायें नहीं चलती, पाकिस्तान के अंदर गाय का दूध नहीं बिकता। तो लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 10 माह का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, इस वक्त एक पढ़े लिखे गोल्ड मेडलिस्ट नौजवान के डेयरी फार्म पर मौजूद हूं, जिसने अपने शौक और जुनून की खातिर नौकरी को छोड़कर डेयरी फार्म शुरू कर लिया और इस कारोबार में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप इस भाई की लर्निंग और प्रैक्टिकल से इंशाअल्लाह अज़्वजल फायदा जरूर हासिल करेंगे और आपके अंदर भी एक जज्बा और जुनून पैदा होगा। और जो दोस्त कहते हैं कि गाय का दूध सेल नहीं होता, वो भी भाई के फार्मूला पर अमल करके इस मसला से निजात हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को एहतमाम तक लाजमी देखिएगा, इंशाअल्लाह अज़्वजल फायदा जरूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है प्यारे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे भाई सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद बाबर खान है, घुएं की तहसील लस्का, जिला सियालकोट से ताल्लुक़ है मेरा। अच्छा माशाल्लाह। बाबर भाई कितने अरसे से ये डेयरी फार्मिंग का कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन 10 माह हो गए हैं जानवर को लाए हुए, 10 माह हुए। अच्छा बाबर भाई बताइए कि आपको डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने का ख्याल कैसे आया? मैं बेसिकली मैं लाहौर जॉब करता था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर BS17 के ऊपर मैं जॉब करता था। तो तब हम ना अपने ऑफिस स्टाफ के साथ ना अक्सर कसूर जाया करते थे विजिट के ऊपर। तो उधर हमने काफ़ी डेयरी फार्म देखे और लाहौर की एक शॉप थी, तो उधर से हमने ना वो बेसिकली वो दूध हम लेके ना मेरा जो ऑफिस स्टाफ था वो इस्तेमाल करता था। तो एक दिन हमें पता चला कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने वो ऑडिट किया तो वो खालिस दूध नहीं था, वो दूध ही नहीं था। तो फिर मैंने वहाँ से मतलब बाद में फिर मैंने फार्म विजिट किए, मैंने देखना शुरू किया कि यार इधर ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना फार्मिंग बहुत मतलब इसमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इधर लोगों को अच्छी चीज़ मिल ही नहीं रही। तो फिर मुझे वहाँ से मोटिवेशन आई कि मैं जाके ना, क्योंकि हमारी इधर एग्रीकल्चर लैंड है थी गुहेकी के अंदर, तो ताकि जाके ना मैं इसको स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने आके ना इधर इसके ऊपर मैंने होमवर्क स्टार्ट किया। ठीक है। अच्छा सर, आपने बताया कि आपने होमवर्क स्टार्ट किया जी। ज़रा नाज़रीन को बताइए कि कितनी देर आपने होमवर्क में गुजारे, कितनी देर आपने विज़िट किए और उसमें आपने क्या सीखा, और प्रैक्टिकली 10 माह काम करने के दौरान आपने क्या सीखा? तकरीबन मैंने 7 से 8 माह मैंने जो है ना इसके ऊपर होमवर्क किया। मैंने मुख्तलिफ जो है फार्म्स विज़िट किए, डेरे विज़िट किए और लोगों से इंटरव्यूज़ किए। तो फिर मैंने जाके अब तकरीबन मुझे 10 माह हो गए हैं। प्रैक्टिकल मैंने फरवरी में स्टार्ट की थी प्रैक्टिकल फार्मिंग। तो मैंने क्योंकि मैं काऊ फार्मिंग कर रहा हूँ, इधर ज़्यादातर बफलो फार्मिंग होती है। ठीक है। तो मैंने जो मेरी फिजिबिलिटी थी कि बफलो फार्मिंग फिजिबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने जब गायें स्टार्ट की थी तो मुझे बड़ा ये चैलेंज सुनना पड़ा था, या फेस करना पड़ा कि जी आप इधर गायें नहीं चलती, पाकिस्तान के अंदर गाय का दूध नहीं बिकता। तो लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 10 माह का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कुछ उसमें ऐसी चीज़ें थी जो मैंने इग्नोर की थी अपनी फिजिबिलिटी के अंदर, तो जो कि अब मैं जाके 10 माह में मैंने सीखी हैं। तो अब मेरी जो कमिंग ईयर है, मेरी यही कोशिश है कि मैं वो चीज़ें इग्नोर ना करूँ। ठीक है। कौन सी चीज़ें आपने इग्नोर की थी वो ज़रा बताइए, और उसके बाद ये बताइए कि जैसे आपने बड़ा कॉमन इशू रेज़ किया कि लोग कहते हैं यहाँ पे काउज़ का मिल्क सेल नहीं होता, अक्सर फार्मर्स कहते हैं, लेकिन आपने उसके बारक से ये साबित कर दिया कि ये सेल हो जाता है। जी। कैसे? बेसिकली ये चीज़ है कि काऊ फार्मिंग जब यहाँ दूध ग्वालों को सेल करते हैं ना, आपका मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ पहले। तो ग्वाले इधर ना लोगों के ज़हनों के अंदर वो उन्होंने एक चीज़ बैठा दी हुई है कि जी गाय का दूध अच्छा नहीं है, गाय का दूध बिकता नहीं है, लोग गाय का दूध पसंद नहीं करते। और ये चीज़ हम अगर देखें तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर स्टार्ट से ही बफलो चलती आ रही है। सिख दौर से, अंग्रेज़ दौर से, मुगलिया दौर से ही बफलो चल रही है। तो वो लोग जो है उसको पसंद करते हैं। तो इधर जब मैंने स्टार्ट किया तो वो कहते थे कि रेट प्रॉपर ऑफर नहीं करते और ना आपको उतना उसकी डिमांड मिलेगी ना रेट मिलेगा। लेकिन मैं इसको मैंने ओवरकम ऐसे किया क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा मकसद ये था कि मैं अपने नाम के अंदर न्यूट्री ब्लू मेरा नाम है, ठीक है,
तो न्यूट्रीब्लू नाम के अंदर मैंने इसको स्टार्ट किया, मैं अपनी पैकिंग के अंदर मैं इसको डिलीवर करवाऊँगा डोर टू डोर, ठीक है, क्लाइंट कंज्यूमर तक जो इसको कंज्यूम करे। तो मैंने उसको जब मैंने स्टार्ट किया तो शुरू में मुझे थोड़ी देर कुछ दिन मुझे ये देखना पड़ा कि मेरे पास दूध एक्स्ट्रा होता था, क्योंकि एनिमल जो गायें हैं ना, अगर आप गायें और बफलो का मेन डिफरेंस निकालें ना, तो इनकी जो मिल्किंग कैपेसिटी का बहुत बड़ा फ़र्क है। भैंस बड़ा दूध देगी, 10-12 लीटर दूध देगी, गायें आपको 35 लीटर दूध भी दे जाती है। तो जब मैंने इसको डिलीवर करवाना शुरू किया तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे अच्छे रेट के ऊपर, अच्छी प्राइस के ऊपर, अब ये भी मेरा लड़का डिलीवर करके आया, ये घरों तक दूध डिलीवर मैंने करवाता हूँ। तो मेरे से आज डिमांड जो है ना इसकी, मैं कम्पीट पूरी नहीं कर सकता। ये मेरा मतलब एक मैंने एनालाइज किया। और दूसरा वो क्वेश्चन क्या था भला? मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने अपने इन 10 माह में सीखा क्या? हाँ जी, बेसिकली जो चीज़ इग्नोर की थी वहाँ से सवाल हुआ था। जो मैंने चीज़ इग्नोर की थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थी, जो क्योंकि ये एक सांस लेने वाली चीज़, जानदार चीज़ है, इसके अंदर डेथ रेट जो होता है ना, वो मैंने ये चीज़ इग्नोर की थी। मैंने जब वो फिजिबिलिटी बनाई तो मैंने देखा अच्छा मेरे पास 5 जानवर होंगे, उनके 5 बच्चे होंगे, वो साल बाद 10 हो जाएंगे, जो इस तरह हम कॉमनली करते हैं जी। वो साल बाद वो फिर अगले साल फिर बच्चे देंगे। एक वो साइकिल जो इंसेमिनेशन का होता है वो भी हम देखते हैं जी। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल के अंदर आए तो हमने देखा जिस दिन हम जानवर लेके आए ना, उससे दूसरे दिन ना हमारे जानवर का जो बच्चा हो जाया होगा, वो क्या था, लैक ऑफ एक्सपीरियंस था, पता नहीं था, दवाइयों का था पता, टोटकों का था पता है। फिर मतलब हम इस तरह चलते रहे आहिस्ता आहिस्ता। हमारे पास अब ये हमारे पास 5 गायें थी, तो हमारे पास मेरा ख्याल है कि 3 से 4 बच्चे हमारे न ज़ाया हो गए। अच्छा। तो वो बाकी जब वो मैंने ये चीज़ देखी कि यार ये तो बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ये जो आपकी बेसिकली जो आपके बच्चे होते हैं ना आपके फार्म के, मिल्किंग तो आपकी चल रही होती है, आपकी डे टू डे एक्सपेंसेस पूरे कर रही होती है, लेकिन साल के बाद आपके एसेट्स के अंदर जो ये लोग ज़ाया ये करते हैं ना, इजाफा करते हैं फार्मिंग के अंदर, वो उस जैसा कोई इजाफा नहीं होता। ठीक है ना। तो वो फिर मैंने इग्नोर की थी। तो अब जाके जो है ना हमने सीखना शुरू किया और इसको हम ओवरकम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, एक अहम क्वेश्चन ये है कि फार्म के सिलसिले में सबसे जो 2 चीज़ें जो है ना ख्याल रखना चाहिए, एक तो ये है लेबर का और दूसरा ये है कि जानवर का इंतखाब जी। जानवर का इंतखाब आपने कौन सा किया और किसने आपको ये आइडिया दिया और कहाँ से ये आपने आइडिया लिया, ये क्लियर कर दें। ठीक है, मैंने जानवर का इंतखाब किया है बेसिकली गाय के अंदर क्रॉस ब्रीड का, जो साहिवाल और ऑस्ट्रेलियन क्रॉस की मेरे पास गायें हैं ना, मैंने वो परचेज़ की। उसके लिए मैंने जब मैंने स्टार्ट होमवर्क किया था ना, जो बड़े बड़े फार्म्स हैं ना इधर, उनके पास क्योंकि वो बहुत वाफर मकदार में उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा डेवलप है, पैसा बहुत है, उन्होंने कूलिंग सिस्टम, चिलर, वो स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया हुआ है, फ़ैन लगाए हुए हैं, तो वो वहाँ से वो उसको ओवरकम कर लेते हैं। जो बाहर से हम डच या हॉलैंड की हैं जो भी गाय मंगवाते हैं, तो बेसिकली। और जब हमने इधर पाकिस्तान के अंदर जो हमारा माहौल है ना, हम यहाँ 48 डिग्रीज तक हमने देखना होता है कि 48 डिग्रीज के अंदर भी हमारा जानवर हमें कैपेसिटी दे दूध की। तो वो मैंने क्रॉस ब्रीड इसलिए ली कि ये इसको हीट स्ट्रेस नहीं होता। नॉर्मल ये शेड मैंने बनाया हुआ है, केमिकल कोटेड शेड है ये। गर्मियाँ इधर हमने गुजारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई किसी किस्म की, लोगों का ख्याल था कि ये आम स्टील का छपरा है तो वो नीचे हीट ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन ये ग्लेवनाइज्ड शीट है, ये बिल्कुल जो है ना हीट नीचे ट्रांसफ़र नहीं करती। 42 डिग्री तक ये रेजिस्ट करती है। हमारे किसी जानवर को स्वाय एक हमारे वाइट का हुआ, उसके अलावा किसी को हीट स्ट्रेस नहीं हुआ। उसको भी हमने वो थोड़ा सा मतलब उसके साथ किया तो वो बिल्कुल ठीक रही है और हमें अच्छा आ रहा है हमारा तजर्बा। और दूसरा आपने लेबर का मुझे क्वेश्चन किया, देखें हम लोग जो है ना पाकिस्तानी, हम जो करते हैं अपने हम अपनी इधर हम लेबर को ख़राब इस तरह करते हैं कि अबंडेंसी वर्क की बहुत ज़्यादा होती है, काम बहुत ज़्यादा होते हैं। सुबह बेचारा उठता है, दूध धोता है, फिर निकलता है, गोबर साफ़ करता है, पट्ठे काटने जाता है, सारे काम होते हैं। शाम को थक कर के जब गिरता है वो देखता है कि यार मेरे पे वर्क लोड ही बहुत ज़्यादा है। और सैलरी हम जो उसको ऑफ़र कर रहे होते हैं वो शायद फैक्ट्रियों की वेज से भी कम होती है, जो इधर फैक्ट्रियाँ ऑफ़र कर रही होती हैं। उसमें एक टाइमिंग होती है, ये 24/7 की जॉब होती है। तो वो फिर जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि यार इधर हमने लेबर नहीं टिकती, सुनते हैं हम कि लेबर नहीं टिकती, सबसे पहला असूल लेबर को सैलरी इतनी ऑफ़र करो कि कम से कम वो अपने बच्चों को, जो उसकी फैमिली है, उसको ठीक तरीके से फीड कर सके। सेकंड चीज़, उसको जो आपने जब करना है ना कि आप उसको डील इस तरह करो, अब इस तरह के जिस तरह वो आपका दोस्त है, क्योंकि जो आपका लेबर का रिलेशन है ना, जो आप जब उसको सही तरीके से उसको फीड करोगे तो वो आपको उसका रिजल्ट देगा। आपको उसका रिजल्ट क्या जाए कि वो आपके एनिमल की केयर करे, इसके अलावा आपको उससे कोई रिजल्ट नहीं जाए। तो अगर वो आपके एनिमल की केयर करेगा, आप उसका एहसास करोगे, तो ये एक अच्छा रिलेशन, बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी।
तो आपको मसला नहीं होगा। मेरे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मज़र है और एक जाहिद भाई हैं। तकरीबन जब मैंने स्टार्ट किया था, ये दूसरा लड़का था मेरे पास। पहले को मैंने खुद निकाल दिया, दूसरा लड़का उसको काम नहीं था। ये दूसरा लड़का था, बिल्कुल बच्चा था। तो ये मेरे पास लगा ले अप्रैल से ऑनवर्ड मेरे पास काम कर रहे हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का इशू नहीं आया। ठीक है। अच्छा सर, आपने बात किया कि बोझ इन पर जो ज़्यादा होता है, ठीक है जी। अगर बोझ ज़्यादा से ज़्यादा चारे का हो सकता है, ठीक है, वो किस तरह बोझ इनका कम किया जा सकता है? चारे का बोझ देखें, अगर हम कमर्शियल डेयरी फार्मिंग करना चाह रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, जो लोग इसको कारोबार के लिए कर रहे हैं, अगर घर के लिए रखनी है तो उसमें तो आप उसी तरह करते रहें तो कोई मसला नहीं। आजकल जो जदीद टर्म्स है ना साइलेज वगैरह की, वो यूज़ होती हैं। हम लोग अब अभी तक हमने साइलेज इस्तेमाल किया, हमने परचेज़ किया था साइलेज, हमने वो मंगवा के हमें 10 रुपये केजी के हिसाब से वो साइलेज मिला था। अब हम आगे अपना साइलेज इंशाल्लाह फेब में हम उसको करेंगे, तो हमने अपना साइलेज बनाना है। साइलेज से ये होता है कि एक तो आपके एनिमल की फीड पूरी हो जाती है जितनी उसको चाहिए होती है, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी जिक्र किया कि प्रोटीन लेवल जानवर को पूरा करना होता है, वो वनडे से खाली पूरा नहीं होता। आप उसकी जो साइलेज आप बनाएं उसमें होगा क्या, आपने साइलेज तैयार कर लिया, ठीक है, और आप जस्ट उसको बाहर से उठाएँ और जानवर के आगे ला के फेंकें, जानवर खाता रहेगा और वो आपको उसी तरह प्रॉपर दूध भी देता रहेगा। इस रूटीन से आप कम अज़ कम जो ये काटने कुतरने वाली रूटीन है इससे आप बच जाएंगे। अच्छा सर, माशाल्लाह आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, आपकी फील्ड भी हो रहा है, फिर भी इस फील्ड को चुनने का क्या आपका जहन में आया और ये टफ नहीं आपके लिए? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है कि टफ़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं मेडलिस्ट था अपनी यूनिवर्सिटी का और मैं सैलरी जॉब करता था, ठीक है, अच्छी जॉब करता था, लाहौर होता था। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो ये सराउंडिंग के जितने भी लोग थे ना, ये मुझे कहते थे कि ये नहीं कर सकता, ये शायद आगे थोड़ी देर करेगा और फिर चला जाएगा, एक शौक़ है। और मुझे शौक़ था डेयरी फार्मिंग। कमर्शियली मैंने इसको इसलिए मैंने अडॉप्ट किया अपने एज एन बिज़नेस के। कहते हैं कि अगर आपका जो प्रोफेशन है ना वो आपका पैशन हो ना, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अगर आप जानवर को मतलब अगर आप उससे लगाओ है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको अडॉप्ट किया। मुश्किल था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको ये आसान होता जा रहा है जैसे जैसे हम तजर्बा लेते जा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं, आप इनको साइलेज भी इस्तेमाल करवा रहे हैं, रोज़ाना एक जानवर को मैक्सिमम कितना साइलेज देना है, इसके अलावा इनकी डेली रूटीन क्या है, और आप कौन से ऐसे इकदाम करें कि ये जो लेबर की मशक्क़त है वो कम हो जाए और अखराजात भी कम हो? देखें, साइलेज मैंने बताया कि मैं अब परचेज़ करके इस्तेमाल करवाया और अब आगे अपना बना रहे हैं। इससे एक तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, आपकी एनिमल की जो पर लीटर की जो कॉस्ट है ना, वो आपकी बहुत नीचे चली जाती है। अगर आप साइलेज परचेज़ करते हैं तो 10 रुपये किलो आपको आम मिलेगा, और अगर आप बनाते हैं ना तो वो जो हमारे पास हमने होमवर्क किया है तकरीबन आपको 2 रुपये किलो के करीब पड़ता है। उससे 25 किलो साइलेज दिन का इस्तेमाल कर होना चाहिए, ठीक है, विच चीज़ आपकी अंदाज़ा कर लें कि 50 रुपये आपकी कॉस्ट है, चारे की आ जाती है। 2 रुपये किलो आपको वो बैठता है जब आप अपना बनाते हैं, तो उससे 25 किलो साइलेज और 1 किलो तूड़ी, सिंपल रूल है, आप वो इस्तेमाल करवाएं, आपका जानवर का प्रोटीन लेवल भी अच्छा रहेगा और आप उसकी जो फीड जो उसकी ज़रूरी आता है ना, मुकम्मल तौर पे वो आप पूरी करते रहेंगे। और लेकिन जानवर को खुला रखना, जानवर को बांधना नहीं, ये नहीं होता। डेयरी फार्मिंग, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के अंदर लोग कहते हैं अच्छा बांध के साइलेज डाल दें और उसको ना आप लेते जाएं, उसमें ये टेक्निकल चीज़ है। साइलेज जब हम बनाते हैं वो नमकीन होता है, जानवर ने 2 मुंह मारने होता है, उन्हें पानी पीना होता है, वो पानी पीता है। ये मैं टेक्निकल आपको बता रहा हूँ। वो इस तरह हमने जानवर बांध दिए, वो पट्टे खाता जा रहा है, वो बेचारा थक हार के ना बाद में बैठ जाएगा और वो उसको ना अंदर ले जाएगा, उसका उस तरह पेट नहीं भरेगा। साइलेज खुश्क होता है, नमकीन होता है, वो पानी पीता है, 2 मुंह मारता है, पानी पीता है, फिर खाता है, उससे उसका पेट भरता है। और मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि जानवर जो दूध देने वाला है उसको दिन में जो 20 लीटर दूध गाय देती है उसको 120 लीटर पानी चाहिए होता है, जो कि हमारे इधर किसी चीज़ को बंदे को पता नहीं, उन्होंने एक टाइम रखा हुआ है, वो सुबह खोलते हैं पानी पिलाते हैं, शाम को खोलते हैं पानी पिलाते हैं, बस दैट्स इट। ये हमारी फार्मिंग हो रही है। इसलिए आज तक पाकिस्तान के अंदर हम जिधर बैठे हुए हैं, हम क्या लोग कहते हैं यार ए फार्मर है, ए बेचारा जो ना हैंड टू माउथ ही होना, तो इसका कोई हिसाब नहीं होता। ये हिसाब सर, ये जो आपने 25 किलो साइलेज और 1 किलो तूड़ी बताई है, इसके साथ वंडा भी डाल रहे हैं आप? जी, वंडा भी बिल्कुल। हम पहले जब हम साइलेज डालते थे साथ वंडा भी डालना है। वंडा हम उसका डालते हैं 1/3 ऑफ मिल्क। मतलब अगर वो एक जानवर हमें 20 किलो दूध दे रही है तो हम तकरीबन 6 किलो उसको कम से कम वंडा हम उसको डालते हैं।
आजकल साइलेज पे ही चल रहा है काम? नहीं, आजकल साइलेज पे नहीं चल रहा है। साइलेज जो मैंने बताया, हमने परचेज़ किया था, वो हमारे पास ख़त्म हो गया। आजकल हम बरसीम वगैरह के ऊपर जो है ना ओट्स पे चल रहे हैं। अच्छा सर, आपके पास माशाल्लाह टोटल एनिमल्स कितने हैं? मेरे पास, मैंने एक प्रोबेशन के लिए मैंने एनिमल परचेज़ किए थे स्टार्ट के ऊपर, तो मेरे पास तकरीबन 6 एनिमल हैं जिनको मैंने 6 कोज हैं जी, काउज हैं 6। एक बफलो है, ठीक है। वो बफलो जस्ट हमें लगा लें कि ये भाई जब आए थे इनके पास थी वो, तो वो साथ ले गए थे, ये गाहिद भाई जो हैं। तो बाकी जो मैंने परचेज़ किए थे वो मेरे पास काउज हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ काव्स भी हैं, वो कितने हैं? वो हमारे पास 2 हैं। हाँ। टोटल जानवर तकरीबन 10 हैं। ये फैटरिंग वाले भी कुछ खड़े हैं, ये 7 हैं। 7 हैं। हाँ। टोटल कितने हैं? टोटल अगर आप इसको सम अप करेंगे तो तकरीबन 20-21 का राउंड बन 20-21 एनिमल्स के लिए आपके पास 3 मुलाजम हैं? मेरे पास 2 मुलाजम हैं। इसके अलावा एक डिलीवरी बॉय है? नहीं, वही पहले 3 लड़के थे, बाद में फिर क्योंकि एक एक्स्ट्रा था, 2 लड़के हैं। वही जो है ना, एक सुबह डिलीवरी कर लेता है, एक टाइम डिलीवरी जाती है, तो इस तरह का सिस्टम चला, 2 लड़के काम कर रहे हैं। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने तजर्बे के तौर पे ये कारोबार अभी स्टार्ट किया, तो आपने 6 गाय जो है लाई हैं, ठीक है जी जी। अंदाजन प्रॉफिट के तौर पे आपने कारोबार किया, अंदाजन 6 गाय से आपको रोजाना का कितना प्रॉफिट हो जाता है? देखें, ये जो है ना, ये इस वक्त कहना ना 10 महीने के बाद ये कबल अज़ वक्त हो जाएगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम तकरीबन अगर अपनी कॉस्ट निकालें ना आजकल, क्योंकि हम डिफरेंट फीड के ऊपर चलते रहे हैं, कभी साइलेज पे गए हैं, कभी मकई पे सिंपल काट के चलते रहे हैं, बरसीम के ऊपर चलते रहे हैं। एवरेज जो अगर आपने एनिमल है ना, जिस तरह मेरे पास अब 6 जो एनिमल खड़े हुए हैं, इनका एवरेज जो आपके पास हम कह लें 400-500 रुपया इंक्लूडिंग लेबर कॉस्ट, आप इनकी कॉस्ट निकाल दें जो कि मैंने निकाली है, 400-500 रुपया, ठीक है, पर एनिमल। वंडा शंडा डाल के 38 रुपये किलो वंडा बैठता है, 5 किलो डाल के पट्ठे डाल के 500 रुपये तकरीबन बैठता है। तो जब आपको जानवर अगर शाम को वो दूध दे, जो कि हम डेली में इनसे कभी क्वेश्चन करता हूँ कि कितना दूध दिया, तो अगर वो जानवर आपको इवनिंग में 15 किलो दूध दे रहा है या 20 किलो दूध दे रहा है, तो आंसर बिल्कुल सिंपल है कि वो हमारा तकरीबन 100 रुपये लीटर जाता है, 100 रुपीज़ पर लीटर। तो वो 2000 और 500 डिफरेंस आपके सामने आ जाएगा। तो आप वो पर डे पर एनिमल की आप इनकम निकाल सकते हैं कि वो हमें क्या इनकम दे। तकरीबन 1000 से 1500 जो है ना हमें देता है। हम अभी बेसिकली क्योंकि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो हम साथ साथ जो है ना वो सारा जो एक्सपेंडिचर होता है उसके ऊपर हम कर देते हैं। अच्छा सर, माशाल्लाह आपके पास ब्रीड भी मौजूद है, ये ब्रीड कैसी रही और आपके पास हाईएस्ट जो मिल्क है इन ब्रीड के पास कितना है? मेरे पास ये क्रॉस ब्रीड है, तो मेरे पास जो हाईएस्ट मिल्क है ना, मुझे इस ब्रीड ने 25 किलो दिया है, ठीक है। क्योंकि मेरा भी, मैं नया फार्मर था और मैं अगले इंशाल्लाह जो अपना कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट मैंने अपने पास, क्योंकि मैं चला गया हूँ, इनकी जानवर ने बच्चे देने हैं, तो उस दौरान जो है मैं इसको 30 से 35 तक इंशाल्लाह लेके जाऊँगा। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है कि ये जो गाय का दूध है, इसको सेल करने में जो है ना बड़ी दुश्वारी होती है जी। आप माशाल्लाह आपको रेट भी अच्छा मिल रहा है, इसके बारे में बताएं कि आप इसको सेल किस तरीके से कर रहे हैं? देखें, अगर आप ग्वालों की बात करेंगे ना, वो भी अनपढ़ होते हैं और उनको भी बिल्कुल इस चीज़ का पता नहीं होता, और उन्होंने लोगों के ज़हनों में यही बिठाया हुआ है कि ये दूध अच्छा नहीं है, और कस्टमर भी इसलिए गाय का दूध इस्तेमाल नहीं करता, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने आपसे भी पहले यही शेयर किया कि आप अगर यूरोप साइड पे चले जाएँ ना, तो टोटल ही गायें चलती है। गल्फ़ में चले जाएँ, मिडल ईस्ट में चले जाएँ, टोटली गायें चलती है। जो ये हम जिन कंट्रीज़ में हम बैठे हैं ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें सिर्फ भैंस का दूध चलता है। आप सबसे पहले अगर किसी ने फार्मिंग करनी है ना, तो वो ये देखे कि मैं एक अच्छी ब्रीड का इंतखाब करूं और साथ दूध को खुद डिलीवर करूं कंज्यूमर तक। कस्टमर और कंज्यूमर में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। कंज्यूमर तक मैं उसको डिलीवर करवाऊँ। अगर आप प्योर देते रहेंगे और 5 साल अगर आप इस तरह चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस कारोबार के अंदर इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। लोग आपको ये हम लोग कहते हैं, हमारे इधर लोगों की मेंटालिटी है, और वो लो मेंटालिटी, मैं उसको बड़ा साफ अल्फाज में कहता हूँ कि काम करना चाहिए, हलाल काम है, इसमें बड़ी बरकत है। हमारे नबी ने भी किया, ठीक है ना, लाइफ स्टॉक का काम हमारे नबी ने भी किया, तो करना चाहिए। इसको अगर आप तरीके से कर लें, दूध तो सिर्फ एक हम लोगों ने एक बहाना बनाया कि भैंस का दूध चलता है। भैंस देती है आपको शाम को क्या 4 किलो दूध, और खुराक उसको आप वही खिला रहे होते हैं, 500 रुपये की खुराक खिलाते हैं, तो वो तो आप 100 रुपये जेब से डाल दो दे रहे होते हैं। अच्छा सर, बजाय इसके कि आप ग्वाले को दूध दें, आप डोर टू डोर सेल कर रहे हैं, इससे आपकी जो इनकम है उसमें कोई इजाफा हो रहा है, कोई बेहतरी आ रही है? देखें, सिंपल, मैंने पहले भी जिस तरह बताइए, सिंपल बात है। ग्वाले को अगर मैं दूंगा 60-65 रुपये में दूंगा,
और मैंने आपको अपना सेल रेट बताया, अगर उसमें मुझे मार्जिन क्लियरली नज़र आ रहा है, मैं अगर 50 लीटर भी आजकल प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो 20 या 30 रुपीज़ के मार्जिन से किधर फ़र्क चला जाए, डिफरेंस आता है और बहुत फ़र्क आता है। अच्छा सर माशाल्लाह, आप जब ये जानवर लाए थे तब ये प्रेग्नेंट थे या आप ये ऐसे लेकर थे बच्चों के साथ? नहीं, बच्चों के साथ, एक दो दिन हुए थे, बच्चों के साथ लिए थे, तो इस तरह है। जी सर, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आखिरी पैगाम के तौर पे अपनी तरफ से कोई आखिरी बात न्यू फार्मर्स को आप कहना चाहें, ऐसी बात जो किसी को फ़ायदा दे जाए तो ज़रूर कहें। देखें, सबसे जो मेन चीज़ है ना कि अब अगर हम बीइंग अ मुस्लिम हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये एक लाइफ स्टॉक का काम है। इसमें खाली ना अगर हम सोचें ना कि प्योर चीज़ कस्टमर तक पहुंचाना तो मकसद हल हो जाता है, तो मकसद हल नहीं होता। पैगाम असल यही है कि ये जानवर हैं, ये भी सांस लेते हैं, इनकी जितनी आप केयर करेंगे ये उतना आपको रिटर्न देंगे, ठीक है। और अगर आप इनकी इस तरह ही अगर आप तरीके से केयर करते जाएँ और रिटर्न इनसे अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, ये इंसान से ज़्यादा वफादार है, इंसान वफादार नहीं है, ठीक है। आप अगर तरीके से काम करते रहें, और जो ये काम है ना, एक मैसेज आपको और भी दूंगा कि ये काम है ना, हम लोग आज कमर्शियल तौर पे अगर इसको अडॉप्ट करें ना, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, इसकी इकॉनमी में एग्रीकल्चर का बहुत मेन रोल है, और हम लोग इस साइड से हटे हुए हैं। हम लोग फैक्ट्री में जाके जॉब करने को, यहाँ दूसरी कामों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इन कामों के। क्यों? हम समझते हैं कि ये काम जो है ना शायद गंदा है, यहाँ इसमें कोई मज़ा नहीं है, यहाँ ज़्यादा हेक्टिक जॉब है। ऐसा हेक्टिक है, लेकिन तब तक है जब तक आप उसमें जिद्दत नहीं लाते, ठीक है। और एक चीज़ जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि हमने अब ये कोशिश शुरू की है, हमने तजर्बे से चीज़ सीखी है। लोग मेडिसिन पे बहुत डिपेंड करते हैं, फ़लाँ डॉक्टर ने कह दिया फ़लाँ टीका लगाओ, फ़लाँ ने कहा फ़लाँ लगाओ, फ़लाँ ने कहा फ़लाँ लगाओ। आप इसको जितना सही रख सकते हैं, मेडिसिन से जितना दूर रह सकते हैं उतना मेडिसिन से दूर रहें, ठीक है ना। जब आप मेडिसिन से हट जाएंगे ना तो आपको जानवर के अंदर फ़र्क नज़र आना शुरू होगा। ये इस तरह इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो कंपनीज ने ना सिर्फ अपनी दुकानें चमकाई हैं, हमने अक्सर आजमा के देखा है, जिस तरह मैंने कहा कि जानवर ज़ाया हुए हैं, हमने उनको इंजेक्शन लगा के लगाए हैं, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड इंजेक्शन, तो हमारा जानवर जो बिल्कुल ठीक था वो अगले दिन मर गया, बिल्कुल ठीक जानवर, वो सिर्फ उसको माइनर सा इशू था, ठीक है। वो डॉक्टर को चेक करा के उसको टीका लगा तो अगले दिन हमारा जब वो ट्रिप श्रिप लगी उसको, वो सीरियस हो गया, वो जगाली करना छोड़ गया, वो मतलब हमने अगले दिन महसूस किया, तो हमने फिर उसको जो ना स्लॉटर करवा दिया, ठीक है ना। तो ये है कि जी लास्ट मैसेज कि बिज़नेस करें, हलाल करें और मुसलमान बन के करें, ठीक है ना। बस यही है मेरे। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। अस्सलाम वालेकुम।